हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 3 टाइप्स के बारे में। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं इस वीडियो में चौथे और पांचवें टाइप के रिएक्शन, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन जिसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नाम बता रहा है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स स्पेशली आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें दोनों कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के बीच में ये रिएक्शन होता है। और आयन के एक्सचेंज के द्वारा अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ रिएक्शन इन विच अकर्स बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं अ रिएक्शन which proceed via exchange of ion is known as double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा हमने बताया कि ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होगा और मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम अगर मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में नीचे हमें मिलता है और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को फिर से ध्यान से देखें तो जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, जल में हम उसको जब मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होता है। उसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर आयन डिस्प्लेस सोडियम आयन और क्लोराइड आयन डिस्प्लेस नाइट्रेट आयन।
वही यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रेट आयन सोडियम आयन के साथ अटैच हो गया और क्लोराइड आयन सिल्वर आयन के साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बना AgCl, ये सॉलिड के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है और NaNO3 हमें मिल जाता है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो इस तरीके के रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा ये ध्यान देंगे कि ये रिएक्शन आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है, क्योंकि जब तक आयनिक कंपाउंड्स नहीं होगा उसको वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, और या तो वो प्योर लिक्विड स्टेट में होने चाहिए या फिर आयनिक एक्वस सॉल्यूशन में होने चाहिए। एक जैसे दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज AgNO3 प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, Ag2SO4 और प्लस CuNO3 का ट्वाइस। तो यहां भी हम देखें तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर आयन को डिस्प्लेस कर दिया, या सल्फेट आयन ने नाइट्रेट आयन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं अगले पांचवें फिफ्थ टाइप के रिएक्शंस को, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। ये दो पार्ट में है, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन इसीलिए शॉर्ट में कहते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसको कहते हैं। देखने में ये दो रिएक्शन लग रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली दो प्रोसेस जरूर हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक हो रहा है और दूसरा नहीं होगा तो ओवरऑल रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप यूं समझिए कि अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं पैसा, तो एक पैसा लेने वाला भी होना चाहिए। अगर पैसा लेने वाला नहीं है, डोनेशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, तो आप डोनेशन दे नहीं सकते हैं। तो दोनों का होना जरूरी है, एक डोनेट करने वाला और एक डोनेशन लेने वाला। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जब भी दो अलग अलग प्रोसेस जरूर हैं, लेकिन दोनों जब भी होते हैं तो एक साथ होते हैं, और इसीलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में होगा ठीक उसी का उल्टा रिडक्शन में होगा, और इसलिए लर्न करना बहुत आसान है। अगर आप ऑक्सीडेशन को याद करते हैं तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा, और अगर रिडक्शन को याद करते हैं तो उसका अपोजिट कर दीजिए, ऑक्सीडेशन लर्न हो जाएगा। इन प्रोसेस की डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, हम सिंपल वे में कंपैरेटिवली आपसे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक अगर हम लर्न कर लेंगे, एक पढ़ें तो दूसरा अपने आप उसकी डेफिनेशन, कई डेफिनेशंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन नाम जैसा बता रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी प्रोसेस में
किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन होता है, ऐड होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन का उल्टा रिमूवल। तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक एक एग्जाम्पल बात करें, C+O2, CO2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस में अगर हम बात करें, सपोज करो CuO प्लस ZnO प्लस Cu। तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एटम किसके साथ ऐड हो रहा है? जिंक के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं? जिंक ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और चेंज हो रहा है कॉपर में। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इसमें ऑक्सीडेशन और इसमें इसको रिडक्शन कह सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और अकर्स इज नोन एज रिडक्शन। अब उसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी सब्सटेंस से निकलता है, रिमूव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब रिमूवल का उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? एडिशन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी प्रोसेस में और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी भी एटम के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन में CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2। तो इसमें देखें हम यहां दोनों डेफिनेशन एक तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप दोनों को फिर से यहां पे समझ सकते हैं। CH4 आप जानते हो, इसका फार्मूला है मीथेन। मीथेन में देखें तो फार्मूला CH4 है। कहने का मतलब कार्बन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम अटैच्ड हैं, और मीथेन चेंज हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो डेफिनेटली कार्बन मीथेन से कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है भाई? ऑक्सीडेशन है। किसका? मीथेन का, या स्पेशली हम बात करें तो कार्बन का कह सकते हैं। और यहां पे देखें हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो आपको लगेगा कि यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ भी ऐड हो रहा है, लेकिन वो ये चीज अगली डेफिनेशन में क्लियर होगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो इसलिए यहां से ना लेकर के हम बल्कि ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? ऐड हुआ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो इस तरीके से मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का
रिडक्शन हुआ। तीसरी डेफिनेशन पे हम आते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके 5th चैप्टर में चल के, जहां पे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दें, बता दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि किसी भी एटम के द्वारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जब दो एटम्स आपस में शेयर करते हैं तो जो साझे में इलेक्ट्रॉन यूज होता है, प्रयोग होता है, या जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा कोई एटम, दो एटम मिलके करते हैं, तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन को जो एटम ज्यादा स्ट्रांगली, तेजी से, ताकत से अपनी ओर खींचेगा, उससे हम कहेंगे कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कम ताकत से खींचेगा उसे हम क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे जब हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें भी कंपैरेटिवली, जो पीरियोडिक टेबल अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल में वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और नीचे के जो होते हैं वो कम होते हैं। एडिशन का अपोजिट रिमूवल होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहां पे जैसे हम बात करते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड ब्रोमीन। अब यहां पे पहले हम आपको बता दें कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन। कहने का मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किसके कंपैरिजन में, ब्रोमीन के। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हम देख रहे हैं कि क्लोरीन ने क्या किया कि ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। लेकिन यहां पे जब हम चूंकि रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड ये चेंज हो रहा है किसमें, सिल्वर क्लोराइड में, और इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ब्रोमीन से क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड में अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसका रिडक्शन होगा। अब 4th डेफिनेशन पे आते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का अपोजिट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो एडिशन का अपोजिट रिमूवल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। अब रिमूवल का उल्टा आप ऑलरेडी जानते हो, एडिशन, तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। एक एग्जांपल यहां पे बात करें,
CuSO4 प्लस Zn। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कॉपर और जिंक में, तो कॉपर कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जिंक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ठीक उसी का उल्टा, लेकिन यहां पे आप समझें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या देने की टेंडेंसी, तो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसलिए जब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जिंक इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें जिंक की, तो जिंक का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस तरीके से हमने चार ये जो डेफिनेशन पढ़ी हैं, ये चारों डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर कोई प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो रहा है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में ठीक उसी का अपोजिट हो जाएगा, अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ये चार जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, इन प्रोसेस को, इन डेफिनेशंस को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखते हैं। और आप भी याद रखेंगे कि ये कौन सी डेफिनेशन है? ओल्ड डेफिनेशन है। इन डेफिनेशंस के लिए आप कहीं कहीं पे दिक्कत आती है, तो हम इन डेफिनेशंस को जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात थोड़ी सी, आपके यहाँ बहुत ज्यादा इसका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब भी कहीं रिएक्शन होता है एक्चुअली, तो उसमें जो पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है एटम्स के या आयंस के बीच में, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और उस बेस पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है अगर कहीं पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। जैसे हम इस एग्जाम्पल को फिर से डिस्कस करते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम उसमें जिंक मिलाते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये चेंज हो जाता है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन एंड कॉपर का सॉलिड स्टेट मिलता है। अभी हमने आपको पीछे बात करी थी कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में कंपोनेंट आयन जो होते हैं वो
सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इसी कॉपर सल्फेट को, ये फिर से हम आपको लिख दें, ये है क्या चीज, कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक सल्फेट। तो अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं तो कॉपर सल्फेट को हम लिख सकते हैं कॉपर आयन के फॉर्म में, और सल्फेट आयन को SO4 2 नेगेटिव चार्ज प्लस जिंक, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी आयन नहीं। अब यहां पे हम बात करें तो जिंक सल्फेट क्या होगा, ये जिंक आयन के फॉर्म में और सल्फेट आयन के फॉर्म में, और प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट। अगर हम दोनों तरफ देखें तो सल्फेट आयन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे रिएक्टेंट साइड में था वैसे ही प्रोडक्ट साइड में है। तो एक्चुअली चेंज कहां पे हो रहा है, कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर एंड जिंक एटम चेंज इनटू जिंक आयन। हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी, अपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा कि कैटायंस और एनायंस कैसे बनते हैं। कैटायंस बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायंस बनते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कैटायन न्यूट्रल एटम में चेंज होता है तो वो कैसे होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहां पे देखें, कॉपर आयन जो है वो एटम में बदल रहा है, कहने का मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल में बदल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। और जिंक एटम जिंक आयन में चेंज हो रहा है तो कैटायन बन रहा है भाई। और कैटायन कैसे बनता है, हमने आपसे पीछे बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का प्रोसेस हो रहा है तो रिडक्शन। इस बेस पे आगे क्लास 11th में जब आप आएंगे तो फिर से काफी इलैबोरेटेड फॉर्म में डिटेल में इसके बारे में फिर से आपको बताया जाएगा। एक डेफिनेशन है जो आपके लिए यूजलेस है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें, क्योंकि 12th 11th में जब आप पहुंचेंगे तो उसको फिर से पढ़ना होगा। एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपके यहाँ है नहीं, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट आप याद रखें, अगर कहीं पे भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसी का अपोजिट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है रिडक्शन। लेकिन जैसा हमने आपको पहले ही बताया, ये क्लास 10th में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसको हम कह सकते हैं। और ये जो चारों डेफिनेशंस आपके पास हैं ये ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दो टर्म और इसी में आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कुछ लोग एजेंट का मतलब दलाल समझते हैं, लेकिन वो दलाल शब्द नहीं सही है, उसको अभिकर्ता कहते हैं भाई। अभिकर्ता आपको किसी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करता है जिसके चलते आप उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो हम बात करेंगे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो रिडक्शन के लिए। कहने का मतलब एक हम इक्वेशन समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन जैसे SnCl2 FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2। पहले इसका नाम जानते हैं। SnCl2 क्या है, स्टेनस क्लोराइड। FeCl3 क्या है, फेरिक क्लोराइड। SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड। FeCl2 फेरस क्लोराइड। अब अगर हम इसमें देखें, पहले हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। क्लोरीन, जैसे हमने बताया आपको पीछे कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहां स्टेनस क्लोराइड में देखें तो स्टेनस के एक एटम के साथ क्लोरीन के 2 एटम अटैच्ड हैं और ये चेंज हुआ किसमें, SnCl4 में। यहां पे हम देखें तो स्टेनस के एक एटम के साथ 4 क्लोरीन एटम 4 क्लोरीन एटम बढ़ अटैच हैं। इसका मतलब SnCl2 में 2 क्लोरीन एटम इंक्रीज किए हैं। उस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन है। अब अगर हम बात करें FeCl3 को देखें तो FeCl3 किसमें चेंज हो रहा है, FeCl2 में। FeCl3 में देखें तो फेरिक आयरन एटम के साथ 3 क्लोरीन एटम हैं और FeCl2 में अगर हम बात करें तो आयरन एटम के साथ 2 क्लोरीन एटम है। इसका मतलब क्लोरीन एटम में कमी हो रही है। Fe के 3 एटम की क्लोरीन के बजाय यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है। कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब जरा फिर से ध्यान से देखते हैं, अगर मान लें कि इस प्रोसेस में FeCl3 न होता तो क्या SnCl2 का ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि FeCl3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2। कहने का मतलब फेरिक क्लोराइड जो है वो स्टेनस क्लोराइड के ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम SnCl2 के रेस्पेक्ट में देखें तो अगर इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में SnCl2 न होता तो क्या FeCl3 का रिडक्शन होता, नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि SnCl2 FeCl3 के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ये FeCl3 का रिडक्शन करा रहा है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और जिसका रिडक्शन होता है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ सब्सटेंस which is responsible for oxidation of other substance is known as oxidizing agent। और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए सब्सटेंस which is responsible for reduction of another substance is known as reducing agent। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि जो कंपाउंड किसी भी रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड या दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लें तो थोड़ा सा याद रखने के लिए हम आपको बात करते हैं। जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है वो किसके लिए है, वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन को हम, जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है उसे हम किसके लिए बात कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और जो रिडक्शन जिसका हो रहा है या रिडक्शन में जो प्रोसेस जिस सब्सटेंस के साथ जो हो रहा है वो किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो कहने का मतलब रिडक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन कह सकते हैं। तो जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में हो रहा है वही प्रोसेस हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है, और जो प्रोसेस रिडक्शन के लिए हो रहा है वही प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए है। तो ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस रहे जिसको आपने स्टडी किया 2 वीडियोस में। पहले में हमने आपसे डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप के रिएक्शंस आपने स्टडी किए और इस तरीके से कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे की जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियोस में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।